हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो डीबीएमएस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वाले वीडियो में डीबीएमएस का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस किया गया है। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डीबीएमएस की अगर हम बात करें तो डीबीएमएस में मेन प्रॉब्लम ये है कि डीबीएमएस हम यूज़ में ले क्यों, मतलब हमारे पास में फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं तो हम डीबीएमएस यूज़ में ले क्यों। तो काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं आपके फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वो वाले सॉफ्टवेयर है जो जनरली डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। तो उनमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स अगर हम देखें डीबीएमएस के कंपेरिजन में तो ड्रॉबैक्स क्या निकल के आएंगे। पहला ड्रॉबैक्स निकल के आता है आपका डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी को हम सिंपली रिपीटेशन ऑफ डेटा भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलें कि एक फाइल सिस्टम है, या फिर हम सिंपल सा और एग्जांपल लें छोटा सा कि एक एक्सेल शीट में हम लोगों ने डेटा एंटर किया तो वहाँ पे मान लीजिए एक नेम था, हम उस नेम को अगर 10 बार लिख देते हैं तो वो रिपीटेशन कहलाएगा। अच्छा, वहाँ पे कुछ ऐसी एल्गोरिथम भी नहीं होगी या फिर कुछ ऐसा भी नहीं होगा वहाँ पे जो हमको उस डेटा को बार बार एंटर करने से रोके। या फिर हम इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए एक फ़ाइल है, कंप्यूटर पे एक फ़ाइल स्टोर की हुई है, उस फाइल के अंदर किसी एक पर्सन की डिटेल को 100 टाइम इनपुट करके रखा गया है तो रिडंडेंसी ही आपकी अकर करेगी। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इस चीज़ को हटाने के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है। सेकंड जो पार्ट है यहाँ पे वो है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है कि ऐसे मान के चलें कि एक सेम डाटा है आपका, वो दो अलग अलग लोकेशंस पे रखा हुआ है डिफरेंट फॉर्मेट में। अच्छा, जब इस डेटा को मान लीजिए अपडेट करना होगा या डेटा को सर्च करना होगा तो हमेशा हमको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि डेटा तो सेम है, लोकेशन अलग अलग है और फॉर्मेट भी अलग अलग है। हमको कौन से फॉर्मेट में चाहिए, कौन सा फॉर्मेट हमको अपडेट करना है, तो इसमें हमेशा हमको प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट चीज़ जो है डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लेके चलें। मान लीजिए कि एक स्कूल के अंदर ये सोचा गया कि एक लोकल पिन कोड वाला एरिया, जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल है, उसने अपने आसपास वाले एरिया के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए ये चीज़ सोचा है कि इस पर्टिकुलर पिन कोड से हम लोग यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सर्च कर लें। तो ये वाली जो सर्चिंग की जो कैपेबिलिटी है ये उनके फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में है ही नहीं कि वो पिन कोड से सर्च कर पाएँ। उनके फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में खाली दो ही चीज़ दी हुई है, या तो नाम से सर्च किया जाए या फिर रोल नंबर से सर्च किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे अब कि जैसे मान लीजिए कि उनको ये रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने अपने जिसने भी वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर बना के दिया होगा उन्होंने उसको बोला कि हमको ये रिक्वायरमेंट है, उन्होंने वो चीज़ अपडेट करके दे दी। अब वो पिन नंबर से उसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अब नई रिक्वायरमेंट आ चुकी है कि अब पिन नंबर से नहीं चाहिए, अब उनको ये चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट जिनके 12th में या 10th में 60% से अबव हो। तो प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे कि डेटा को एक्सेस करने के अंदर हमेशा प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आपकी निकल के आती है डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन की जो मेन प्रॉब्लम है ये है अपडेशन ऑफ डेटा। मतलब कि क्या कि हम ये मान के चलें कि आपका एक डेटा था, आपको उसको अपडेट करना है। उस डेटा से लिंक्ड काफ़ी सारी फाइल्स हैं जो अलग अलग लोकेशंस पे आपने रखी हुई है। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसका फादर नेम में प्रॉब्लम हुई, फादर नेम हमको अपडेट करना है। हमारे पास में 5 फाइल्स थी जिनमें वो डेटा एंट्री हमने की है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कि आप एक लोकेशन पे डेटा को अपडेट कर दें, बाकी की लोकेशंस भी सारी की सारी अपने आप अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे आइसोलेशन वाली प्रॉब्लम है। डेटा जो रखे हुए हैं सारे के सारे आपको पर्टिकुलर सिंगल सिंगल डेटा को अपडेट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें डेटा डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब क्या कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि जिस फाइल सिस्टम को यूज़ में लेके आपने आपका डेटा क्रिएट किया होगा उसी फाइल सिस्टम को यूज में लेके आपको डेटा को अपडेट करना होगा। आप अगर चाहें कि किसी दूसरे प्रोग्राम के थ्रू ये चीज़ कर लें तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे आपका जो डेटा बना हुआ है, जो आपका जितने भी आपकी फाइल्स रखी हुई है वो फाइल्स सारी की सारी उस प्रोसेसर पे डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट अगर देखें हम तो नेक्स्ट आती है आपकी एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। एटॉमिसिटी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर्टी आएगी जो हम आगे डिस्कस करेंगे, एसिड प्रॉपर्टी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। एटॉमिसिटी की अगर बात करें तो एटॉमिसिटी जो होता है इसको जनरल वे में हम देखें तो कोई सा भी ट्रांजैक्शन जो अभी रनिंग में है उसकी दो ही प्रोसेस होगी, या तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट होगा या फिर कंप्लीट क्या स्टार्ट भी नहीं होगा।
तो दो ही चीज़ होंगी, या तो कोई सा जो ट्रांजेक्शन अभी रनिंग में है या तो वो पूरा कंप्लीट हो या फिर वो कंप्लीट हो ही ना। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपने अपडेट करना स्टार्ट किया, मान लीजिए उसमें से 10% डेटा तो अपडेट हो चुका है लेकिन 90% डेटा अपडेट नहीं हुआ, और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ने आपको एक मैसेज जनरेट करके दे दिया कि डेटा अपडेट हो चुका है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई अपडेशन आप कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा अपडेशन या तो पूरा सक्सेसफुल होना चाहिए या फिर वो स्टार्ट होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो है सिक्योरिटी से रिलेटेड। मान लीजिए कि आपके फाइल सिस्टम के अंदर आप कुछ फाइल्स को प्राइवेट रखना चाहते हैं, या फिर वो वाला डेटा आप किसी को देना नहीं चाहते या उसका एक्सेस किसी को नहीं देना चाहते, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये फाइल सिस्टम के अंदर है। इसको सॉल्यूशन अगर आप इसको चाहिए तो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में जाना ही पड़ेगा। अगर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आप यूज में ले रहे हैं तो आप उसमें व्यूज़ को डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी वाली फाइल कौन सा वाला यूजर देखेगा अपने हिसाब से। यहाँ तक कि सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की प्रॉब्लम्स है जिनका ओवरकम हमको मिलता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, डीबीएमएस में। नेक्स्ट जो आता है आपका, ये आता है व्यू ऑफ डेटाबेस। व्यू की अगर बात करें, व्यू सिंपल वे में अगर हम इसको देखें कि कौन कौन से व्यू पे कौन कौन होता है, किस किस का काम क्या होता है, तो व्यू की पहले व्यू की बात करें तो पहला होता है आपका फिजिकल लेवल पे। फिजिकल लेवल मतलब जहाँ पे आपका डेटा स्टोर किया जाना है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ डिसाइड की जाती है कि हाउ डेटा इज़ टू बी स्टोर्ड, मतलब डेटा को स्टोर किस तरीके से किया जाना है। इसको जनरल वे में अगर हम देखें, मान लीजिए आप लोगों से मैंने बोला कि आपको एक टेबल क्रिएट करनी है स्टूडेंट्स की, आप लोगों ने बोला ठीक है हम लोग कर देंगे। तो पहली चीज़ जो आप लोगों को करनी होगी वो ये कि टेबल तो क्रिएट कर देंगे लेकिन रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या होगी, हम लोगों को चाहिएगा क्या क्या। उसमें स्टूडेंट नेम चाहिए, उसमें स्टूडेंट का फादर नेम चाहिए, स्टूडेंट का एड्रेस चाहिए, स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ डेटा को स्टोर किस तरीके से किया जाना है ये फिजिकल लेवल पे डिसाइड किया जाता है। मतलब क्या, हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर कोई सा भी स्ट्रक्चर हमको बनाना है तो वो फिजिकल लेवल पे बनेगा। नेक्स्ट आता है आपका लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल के अंदर ये कि आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि जो टेबल बननी है या जो डेटाबेस बनना है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें डेटा किस तरीके से स्टोर किया जाना है। लॉजिकल लेवल पे ये देखा जाता है कि किस तरीके का डेटा उसमें स्टोर करना है। वो डेटा जो है आपका वो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होगा, न्यूमेरिकल डेटा होगा, अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा होगा, उसकी साइज़ क्या होगी, किस किस टाइप का डेटा होगा, ये सारी की सारी चीज़ें लॉजिकल लेवल के अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट जो लेवल आती है आपकी वो है व्यू लेवल। व्यू लेवल वाला जो पार्ट है ये वो वाला पार्ट होता है जो आप यूजर को दिखाना चाहते हैं। मतलब क्या, आपने डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया, उसके अंदर डेटा भी स्टोर करवा दिया। व्यू लेवल वो वाला पार्ट जिस वाले पार्ट के थ्रू कोई यूज़र उस डेटाबेस को एक्सेस कर पाए, उस डेटाबेस को देख पाए। अच्छा, ये जो व्यू ऑफ डेटाबेस है इसको एब्स्ट्रैक्ट व्यू के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि व्यूज ऑफ डेटाबेस क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट व्यूज या फिर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये दोनों के दोनों नाम ही व्यूज ऑफ डेटाबेस के हैं आपके। यूजर्स की अगर हम बात करें कि डेटाबेस के यूजर कौन कौन से होते हैं, डेटाबेस पे काम कौन कौन करता है, कौन कौन सी लेवल किस किस यूजर के लिए होती है, तो इसमें देख लेते हैं। पहला जो आपका डेटाबेस के अंदर आता है वो है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का काम है डेटाबेस को क्रिएट करना। अच्छा, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि वो पर्सन जो डेटाबेस को क्रिएट करता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कहा जाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट जो होता है आपका वो है डिजाइनर। डिजाइनर्स का काम ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने डेटाबेस क्रिएट करके डिजाइनर को दे दिया है, अब उसमें जो मॉडिफिकेशन चाहिए, जो डेटा फॉर्मेट उसको सेट करने, या फिर ये चीज़ कि कौन कौन सा पार्ट एक यूज़र देख पाए, मतलब व्यू डिसाइड करना, ये सारा का सारा काम होता है एक डेटाबेस डिजाइनर का। नेक्स्ट आते हैं एंड यूजर्स। एंड यूजर्स जो होते हैं वो कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, कोई और पर्सन भी हो सकता है, या फिर जिसके लिए सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली बनाया जा रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, या फिर जो फाइल्स तैयार की जा रही है जिनको यूजर देखेगा वो भी एंड यूजर हो सकता है। तो एंड यूजर जो होगा उसका काम ये होगा कि वो डेटाबेस को एक्सेस करना चाहेगा, डेटा में एंट्री करना चाहेगा। तो ये सारा का सारा काम किसका होगा, एंड यूजर का। अच्छा, ये जो तीनों के तीनों हैं इनके कुछ वर्क्स हैं। कुछ वर्क्स जो हैं वो पर्टिकुलर है। एडमिनिस्ट्रेटर का काम है डेटाबेस क्रिएट करना, डिजाइनर का काम है उसको यूज़र के अकॉर्डिंग बनाना, यूज़र जैसा चाहता है। एंड यूज़र का काम है कि वो डेटाबेस में डेटा एंट्री कर सके, डेटा एक्सेस कर सके, रिट्रीवल कर सके, इंसर्शन या मॉडिफिकेशन वगैरह कर सके डेटा में।
अच्छा, इनको अगर हम लेवल वाइज देखें कि कौन सी लेवल पे कौन काम करता है, तो पहली लेवल की अगर हम बात करें फिजिकल लेवल, तो वहाँ पे हमेशा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम करेगा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्यों काम करेगा? क्योंकि यहाँ पे डिसाइड किया क्या जाता है कि डेटा को किस तरीके से स्टोर करना है, मतलब स्ट्रक्चर, किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है या डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है वो फिजिकल लेवल पे बनेगा। अच्छा, जो लेवल टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर किस नाम से जाना जाता है? उसको कहा जाता है स्कीमा। मतलब जो भी आपका स्ट्रक्चर बना, डेटाबेस का स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर, जब ये चीज़ डिसाइड की जाए कि उसके अंदर डेटा किस तरीके से स्टोर किया जाना है, तो वो चीज़ स्कीमा कहलाएगा। सेकेंड लेवल की अगर हम बात करें लॉजिकल लेवल, तो वहाँ पे डिजाइनर्स आपके काम करेंगे। डेटा को स्टोर तो कर दिया गया, मतलब डेटा तो आपका, टेबल तो आपकी क्रिएट कर दी गई, उसके बाद में डेटा किस तरीके का स्टोर करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी उस डेटा के लिए, ये सारा का सारा काम होता है डिजाइनर का। नेक्स्ट जो आता है आपका वो है व्यू लेवल। व्यू लेवल पे यूजर्स रहते हैं। अच्छा, व्यू लेवल जो है वो एक से ज़्यादा हो सकता है। फिजिकल लेवल और लॉजिकल लेवल की अगर हम बात करें तो ये किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए सिंगल सिंगल रहेंगे, लेकिन व्यू लेवल जो है ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लें हम, कि एक हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर मान लीजिए क्वेरी प्रोसेसिंग भी हो सकती है। जैसे एक हॉस्पिटल का लेके चले हम लोग, तो वहाँ पे जितने भी हैं पेशेंट हैं उनके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर हो सकता है उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जो सारे के सारे पेशेंट का डेटा रिकॉर्ड करे। तो मतलब क्या कि यहाँ पे जो काम कर रहा होगा वो खाली एक सिंगल व्यू देख पाएगा आपका। सेकंड हो सकता है कि डॉक्टर से रिलेटेड डिटेल हो, उसके बाद में हो सकता है स्टाफ से रिलेटेड डिटेल हो, उसके बाद में हो सकता है जितने इक्विपमेंट वहाँ पे लगे हुए हैं उनसे रिलेटेड डिटेल हो। तो अलग अलग व्यूज़ बना दिए गए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। फिजिकल लेवल वाला पार्ट जो है ये कोई देख नहीं पाएगा जो इन व्यू लेवल पे काम कर रहा होगा। तो यहाँ तक समझ आया होगा व्यू लेवल जो है आपकी, या फिर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है। अच्छा, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि डीबीएमएस आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप अपने डेटा को किन किन लोगों से या किन किन पर्सन से या किन किन लेवल पे आप डेटा को हाइड कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डेटा, डेटा हाइडिंग ही है कि कौन सा वाला डेटा आपको छुपा के रखना है, कौन सा वाला डेटा आप यूजर को देखने देना चाहते हैं। तो यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका डेटाबेस का आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चर बेसिक सी चीज़ है, सिंपल सा। अगर हम देखें कोई सा भी डेटाबेस जो होगा, जैसे नॉर्मली अगर हम लोग लें, हम मोबाइल यूज़ में लेते हैं, हमारा मोबाइल के अंदर जो इनबिल्ट मेमोरी है या मेमोरी कार्ड जो आपने लगाया उसके अंदर हम लोग फाइल स्टोर करवा पा रहे हैं, तो ये फाइल सिस्टम हम बोल सकते हैं, या फिर हम ये बोलें कि ये हमारे मोबाइल की फाइल्स रखता है, डेटा स्टोर करता है। अच्छा, इसको ऐसे समझिएगा कि आर्किटेक्चर जो है डेटाबेस के अंदर वो बेसिकली तीन टाइप का है। एक सिंपल आर्किटेक्चर होता है जो हम लोग यूज में लेते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर हुआ, हमने उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, वो सॉफ्टवेयर सारी की सारी चीज़ें देख लेता है, डेटा को स्टोर भी कर देता है, डेटा को रिट्रीव भी करके दे देता है। तो एक तो ये डीबीएमएस हुआ जो हम हमारे कंप्यूटर में यूज में लेते हैं। सेकेंड टाइप का जो है वो है टू टीयर आर्किटेक्चर। टू टीयर आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि इसमें डेटाबेस सिस्टम पूरा का पूरा अलग बनाया गया है, एक सर्वर बना के रख दिया गया है, और काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो हैं उससे कनेक्टेड हैं एक नेटवर्क के थ्रू। एक नेटवर्क है आपके पास में, उस नेटवर्क के थ्रू ये क्लाइंट जो है ये सर्वर से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो यूज़र होगा, ये यूज़र हम भी हो सकते हैं, कोई एंड यूज़र भी हो सकता है, उसको एक एप्लीकेशन दे दी गई जिस एप्लीकेशन के थ्रू वो डेटाबेस सिस्टम को डायरेक्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सके। अच्छा, क्लाइंट जो है, जैसे मान के चलें कि एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट को डेटाबेस सिस्टम से कोई सी फाइल चाहिए, तो उसने किया क्या, अपने एप्लीकेशन के थ्रू, ये जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है क्लाइंट की मशीन पे, उसके थ्रू उसने रिक्वेस्ट जनरेट की, वो रिक्वेस्ट आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास में पहुंची। तो डेटाबेस सिस्टम जो है, उस सिस्टम ने किया क्या, ये चीज़ चेक की कि यहाँ से जो क्लाइंट है वो क्लाइंट ऑथराइज है या नहीं है, मतलब इन्फॉर्मेशन उसको देनी है या नहीं देनी है। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एक किया जाता है। ऑथेंटिकेशन होने के बाद में कि यूज़र वैलिड है या नहीं है, वैलिड नहीं होगा तो रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाएगा। अगर यूज़र वैलिड है तो उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को वापस से दे दिया जाता है इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, जिसके थ्रू यूज़र इस डेटा को एक्सेस कर पाता है। तो ये वाला जो टू टीयर आर्किटेक्चर है, इसके अंदर डेटाबेस की कनेक्टिविटी चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए दो चीज़ें यूज में जनरली ली जाती है। या तो यहाँ पे यूज में लिया जाएगा JDBC, जिसको बोला जाता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, या फिर यहाँ पे लिया जाता है ODBC, जिसको बोला जाता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। अच्छा, ये दो चीज़ें यहाँ पे यूज में ली जाएगी क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटाबेस का कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। ये वाला जो मेथड है, ये जो आर्किटेक्चर है, ये टू टीयर आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट जो आर्किटेक्चर आपका निकल के आता है वो है थ्री टीयर आर्किटेक्चर।
3 टियर के अंदर होगा क्या कि कोई सी भी जो रिक्वेस्ट जनरेट होगी क्लाइंट एंड से वो डायरेक्ट सीधी की सीधी डेटाबेस सिस्टम पे ना जाके पहले जाएगी एप्लीकेशन सर्वर पे। अब एप्लीकेशन सर्वर का काम है कि वो उस फाइल को डेटाबेस से एक्सेस करने देता है या नहीं करने देता। अच्छा, इसके अंदर देखो हुआ क्या कि जो डेटाबेस सिस्टम था 2 टियर आर्किटेक्चर के अंदर, उस पर बर्डन ज़्यादा था। उसका काम क्या था? ऑथोराइजेशन ऑथेंटिकेशन भी उसी को चेक करना है, फाइल कौन सी किसको रिट्रीव करनी है, कौन से सर्वर कौन से क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई है, ये सारा काम उसी को देखना है। लेकिन अब हुआ क्या, अब डेटाबेस सिस्टम जो है उसका काम जो है वो एप्लीकेशन सर्वर ने हटा दिया पूरा का पूरा। यहाँ से खाली जो फाइल एक्सेस करनी होगी वो एप्लीकेशन सर्वर करेगा। पूरी की पूरी जो सिक्योरिटी लगा दी गई वो इस एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू इम्प्लीमेंटेड कर दी गई यहाँ पे। अब एप्लीकेशन क्लाइंट का काम क्या होगा कि जो भी डेटा इसको चाहिए उसकी रिक्वेस्ट ये एप्लीकेशन सर्वर से करेगा। जो डेटा एप्लीकेशन सर्वर क्लाइंट को देना चाहता है वो दे देगा, अगर नहीं देना चाहता है तो रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 2 टियर आर्किटेक्चर जो होगा उसमें कनेक्टिविटी के लिए JDBC ODBC यूज में लिया जाता है। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 टियर आर्किटेक्चर जो है ये पूछा जा सकता है कि 3 टियर आर्किटेक्चर कहाँ पे यूज में लिया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग याद में रखना चाहें तो WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसके अंदर 3 टियर आर्किटेक्चर जनरली यूज में लिया जाता है। या फिर जो लार्ज एप्लीकेशन है, काफ़ी बड़े स्केल्स की जो एप्लीकेशन हैं वहाँ पे 3 टियर आर्किटेक्चर यूज में लिया जाता है। यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो कंपोनेंट्स निकल के आते हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर। DBMS के अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे वो कंपोनेंट्स हो क्या कह सकते हैं। पहली चीज़ जो है रिलेशन। अच्छा, इसको लेके कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होता है। रिलेशन जो है ये टेबल का ही दूसरा नाम है। आपकी जो टेबल होती है उसको रिलेशन कहा जा सकता है। RDB में जो होता है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें जो टेबल्स होती है उनको रिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है आपका टपल। टपल जो होती है रो, एक आपकी जो रो होती है टेबल के अंदर, तो उस टेबल को को ही टपल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो टपल होती है उसके अंदर एक सिंगल रो होती है पूरी की पूरी। मतलब मान लीजिए कि अगर मैंने बोला कि किसी रोल नंबर की टपल या किसी रोल नंबर का पूरा मुझे डेटा चाहिए तो हमने उस चीज़ को बोल दिया पूरा का पूरा टपल, मतलब एक पूरी की पूरी रो हमने सेलेक्ट कर ली किसी टेबल की। नेक्स्ट आते हैं आपके एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जो है ये किसी भी टेबल की वो वाली आइडेंटिटी होती है जो पूरे कॉलम को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करा दे। एक ऐसी एंटिटी है ये जो पूरे कॉलम को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करा दे। जैसे एग्जांपल हम लोग लेके चलें कि स्टूडेंट का डेटा हमको स्टोर करना था, तो स्टूडेंट का नेम मुझे चाहिए, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर मुझे चाहिए, स्टूडेंट का फादर नेम मुझे चाहिए। तो ये जो कॉलम बने, इन कॉलम के जो हेडर हैं ये सारे के सारे कहलाते हैं एट्रीब्यूट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है इंस्टेंस। इंस्टेंस जो है इसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। इसको ऐसे समझिएगा कि ये एक कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी डेटाबेस में स्टोर की गई है। मतलब क्या कि है तो ये इंफॉर्मेशन ही जो आप लोगों ने स्टोर की हुई है, लेकिन अगर आप उन इंफॉर्मेशन को किसी पर्टिकुलर पार्ट पे निकाल के देखें तो वो आपका एक सिंगल इंस्टेंस कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी स्कीमा। स्कीमा जो होता है ये ओवरऑल डिजाइन होता है आपके डेटाबेस का, जो भी पूरा का पूरा डिजाइन है या स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस भी आप इसको कह सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आप प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते टाइप में आप वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। मतलब क्या है कि आपने जो प्रोग्राम बनाया उसमें क्या क्या चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसका वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। सेम काम स्कीमा के अंदर होता है। ये डिक्लेरेशन ही है कि आपको किस किस तरह के जो आपके डेटा टाइप हैं या फिर जो फाइल है उस फाइल को कैसे बनाना होगा, क्या स्ट्रक्चर उसका रहेगा। अच्छा, जो स्कीमा है इसके फर्दर पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है इसका वो है लॉजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा वो वाला स्कीमा है जो लॉजिकल लेवल पे काम करता है। मतलब लॉजिकल लेवल पे जो चीज़ डिसाइड की जाती है कि डेटा टाइप कौन से रखने होंगे, फाइल्स का व्यू जो यूजर को कौन सा प्रोवाइड कराना है वो चीज़ देखी जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट जो आता है आपका वो है फिजिकल स्कीमा। लॉजिकल तो लॉजिकल लेवल पे काम करेगा आपका, फिजिकल जो होगा ये फिजिकल लेवल पे काम करेगा। एब्स्ट्रैक्शन की जो लेवल्स थी उन पे जो काम करेगा वो होगा फिजिकल स्कीमा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो निकल के आती है वो है सब स्कीमा। सब स्कीमा की अगर हम बात करें तो सब स्कीमा जो है ये व्यू लेवल पे काम करने वाला स्कीमा है। मतलब क्या कि आप लोगों ने स्कीमा बना दिया। एक चीज़ ये समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने टेबल तो क्रिएट कर दी। टेबल क्रिएट करने के बाद में आप लोगों ने यूज़र को एक व्यू दे दिया जिससे उस टेबल को वो एक्सेस कर पा रहा है। तो वो जो पर्टिकुलर एक व्यू आपने बनाया व्यू लेवल पे, वो चीज़ कहलाएगी आपकी सब स्कीमा। यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है आपके डेटाबेस मॉडल्स। डेटाबेस मॉडल्स की अगर हम बात करें तो डेटाबेस मॉडल्स के अंदर पहला जो आपका निकल के आता है वो है ER, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है, एक चीज़ मॉडल होती है, एक होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये दोनों के दोनों थोड़े से अलग हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की अगर हम बात करें तो ये एंटिटीज़ पे बेस्ड होता है, सारा का सारा पूरा एंटिटी पे बेस है। एंटिटी का मतलब क्या, कोई सा भी ऑब्जेक्ट, एक पर्सन हो सकता है, कोई सी भी एक वस्तु हो सकती है, कुछ भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसको हम एंटिटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका मॉडल है ये है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल जो है, रिलेशनल मॉडल के अंदर मेन चीज़ क्या है, आपकी जो टेबल्स हैं उनको आपस में रिलेट कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 टेबल थी अलग अलग, उन दोनों टेबल को अगर आपस में रिलेट करके रखा गया है, एक टेबल के अंदर स्टूडेंट के फादर के नेम की इन्फॉर्मेशन है और मोबाइल नंबर है उसके, दूसरी टेबल में मान लीजिए कि उसके एड्रेस डला हुआ है, उसके 10th के या 12th के मार्क्स डले हुए हैं। तो अगर इन दोनों को हम मिक्स कर दें, रोल नंबर को प्राइमरी की बना के या फिर कैसे भी, अगर इन दोनों टेबल को हम मिक्स कर दें तो रिलेशनल मॉडल कहलाता है। ये रिलेशंस पे बेस होगा, मतलब टेबल पे बेस होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल जो है ये पर्टिकुलरली बनाया गया है आपका C++ और जावा के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है उनके लिए जो डेटा मॉडल आपका बनाया गया है वो कौन सा है आपका, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। इसमें जो भी चीज़ होनी है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होनी है। पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, क्लासेज इसके अंदर रहेंगी। अच्छा, क्लास, अगर क्लास की बात की जाए तो क्लास वो चीज़ होती है जो खुद को सेल्फ आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग लेके चलें कि एक बाइक है, बाइक की अगर हम बात करें तो बाइक खुद को सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकती है। मतलब क्या, कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक बाइक है तो हम उसको क्लास बोल सकते हैं। बाइक की अगर हम बात करें, अलग अलग टाइप की अगर बाइक होगी, मान लीजिए कुछ अलग अलग टाइप की बाइक हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई मोपेड है, कोई स्कूटी है, ठीक है, या फिर कोई सुपर बाइक है। तो ये जो है ये इसके बाइक के ऑब्जेक्ट हैं। ये बाइक तो बन गई आपकी क्लास, ये इसके ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आपका सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल। सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल जो है इसमें बेसिकली आपकी XML यूज में ली जाती है। XML क्या होता है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो XML का फुल फॉर्म बताइएगा, XML होती क्या है। XML की अगर हम बात करें तो कुछ डेटाबेस हैं आज के टाइम पे, उन डेटाबेसेस को यूज में, उन डेटाबेसेस के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए XML को यूज में लिया जाता है। XML जो होता है ये यूजर डिफाइंड लैंग्वेज है एक। नेक्स्ट जो है आपका ये है मैपिंग कार्डिनलिटीज़। कार्डिनलिटीज जो होता है रिलेशनशिप सेट्स जो होते हैं उनके बीच का रिलेशन हम बोल सकते हैं। अच्छा, जो आपके रिलेशन, आप लोग इसको सिंपल वे में रिलेशन भी कहा जा सकता है। मतलब क्या है कि दो अलग अलग सेट है आपके पास में। सेट टेबल के भी हो सकते हैं कि टेबल के मान लीजिए कोई कॉलम आपने डिसाइड किए हुए हैं, या फिर कोई रोज को आप आपस में मिलवाना चाह रहे हैं। तो जो आपकी कार्डिनलिटीज़ है ये रिलेशंस को शो करती है। रिलेशंस की अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो ये मैक्सिमम 4 टाइप की हैं आपकी, 4 तरह की होंगी। अच्छा, पहला वाला अगर आप देखें 1 to 1, तो 1 to 1 में क्या, जैसे मान लीजिए ए कोई एंटिटी है, ए का कनेक्शन एक्स से है तो ये 1 to 1 होगा। बी का कनेक्शन वाई से है, ये भी 1 to 1 होगा। जैसे मान लीजिए सी का कनेक्शन जेड से है, यहाँ पे रिलेशन जो बना ए का एक्स से, बी का वाई से, सी का जेड से, तो ये 1 to 1 है। 1 to मैनी की अगर हम बात करें तो 1 to मैनी में क्या होगा, ए का कनेक्शन मान लीजिए एक्स से भी है रिलेशन, ए का रिलेशन वाई से भी है, तो ये जो निकल के आया है यहाँ पे ये कौन सा हुआ, ये हुआ आपका 1 to मैनी। नेक्स्ट जो है आपका रिलेशन, नेक्स्ट आपका रिलेशन है मैनी टू वन। मैनी टू वन का मतलब क्या है कि मान लीजिए ए जो है, ए का कनेक्शन एक्स से है और बी का कनेक्शन भी एक्स है, दोनों के दोनों अगर रिलेशन रखते हैं किसी एक्स एंटिटी से किसी दूसरे सेट में, तो ये मैनी टू वन होगा। मैनी टू मैनी की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके 4 एंटिटीज़ हैं, ये सारे के सारे अगर इन तीनों एंटिटी से, या फिर ऐसा एग्जांपल लें कि ए एक्स से कनेक्टेड है, बी वाई से कनेक्टेड है, सी वाई से सी भी कनेक्टेड है, सी एक्स से भी कनेक्टेड है, मतलब आपका जो रिलेशन बना वो एक से ज़्यादा से हो गया, तो ये चीज़ कहलाएगी आपकी मैनी टू मैनी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। नेक्स्ट जो वीडियो होंगे DBMS के वो जल्दी से जल्दी अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू।